अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है ये है मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास। ये दो चीज़ें अगर दोनों में देखो ना सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है, यानी कि एक रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूल को और एक रिप्रेजेंट करता है आयनिक कंपाउंड को। बस ये फ़र्क है, बाकी दोनों को मालूम करने का तरीकाकार सेम है, डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है। सही, सबसे पहले बात कर लेते जी हम मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स में मौजूद एटम्स के एटॉमिक मैसेज को जमा कर दो। क्या कर दो? किसी भी मॉलिक्यूल्स में मौजूद एटम्स के एटॉमिक मैसेज को सम कर देना है, जमा कर देना, वो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आएगा। मसलन इसकी सिंपल सी डेफिनेशन लिखूंगा, द सम जमा कर दो सम ऑफ all the atomic masses in a molecule, कहता है कोई भी मॉलिक्यूल लो, इसमें जितने भी एटम्स हैं इनके एटम्स के एटॉमिक मैसेज को जमा कर दो, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। बस सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास ये वाटर है, ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे H2O, मैं इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहता हूँ। कौन सी निकालना चाहता हूँ? मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहता हूँ। अगर आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहते हो, देखें यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, जितने हाइड्रोजन हो वहाँ पे शुरू में वो लिख लेना है। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, सही है। इसके बाद एक एलिमेंट से जब दूसरे एलिमेंट पे जाना है तो आपने दरमियान में प्लस की अलामत लगानी है। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जब भी जाना है तो दरमियान में कौन सी अलामत लगानी है? प्लस की। सही, यही बात हमने यहाँ पे कुछ करने लगे, प्लस की अलामत लगाएं। ऑक्सीजन कितने? एक ऑक्सीजन है, एक मैंने यहाँ पे लिख दिया, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। यही मैंने ऊपर बात की है, जितने भी एटम्स हो ना उनके मैसेज को जमा कर दो। यहाँ पे असल में 3 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन के हैं, एक ऑक्सीजन का है। सही है, 2 हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन के एटॉमिक मैसेज को हम जमा करने लगे और हमारे पास ये टोटल बन जाएगा 2 एक बार 2 जमा 16, और ये टोटल हमारे पास 18 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 18। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है। कौन सा मास है? मॉलिक्यूलर मास। ये बात याद रखिएगा, एक होता है मॉलिक्यूलर मास, एक होता है मोलर मास। इन दोनों में भी फर्क रखिएगा। जब बात आएगी ना मॉलिक्यूलर मास तो लास्ट में हमेशा यूनिट AMU आएगा। दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगर बात जब भी हम करेंगे मॉलिक्यूलर मास की, मॉलिक्यूलर मास की, तो लास्ट में जो यूनिट है वो हमेशा AMU आएगा। अगर मैं बात करता हूं मोलर मास की, किसकी? मोलर मास की, तो लास्ट में यूनिट हमेशा ग्राम आएगा। कौन सा यूनिट आएगा? ग्राम आएगा। अगर मैं कहूं कि पानी का मोलर मास क्या है? 18 ग्राम। पानी का मॉलिक्यूलर मास कौन सा है? 18 AMU। और इस तरह का एक MCQ आपके इस चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज के अंदर भी मौजूद है कि पानी का मॉलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? कितना होगा एक मॉलिक्यूल का? 18 AMU। 18 ग्राम नहीं होगा। अगर मोलर मास क्या देता है, कौन सा मास क्या देता है? मॉलिक्यूलर की जगह पे मोलर वर्ड यूज कर दे तो 18 ग्राम आएगा। देखिए हमारे पास पहली चीज़ मॉलिक्यूलर मास आ गई। इसके अलावा इसकी एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर दी गई है। एग्जाम्पल नंबर क्या है पहले ये बता दें। एग्जाम्पल नंबर है 1.2। एग्जाम्पल नंबर 1.2। अब इस एग्जाम्पल में हमें ना एक कंपाउंड दिया गया है, नाइट्रिक एसिड, HNO3 दिया गया है। वो कहता है HNO3 का मॉलिक्यूलर मास मालूम कर दो। कौन सी मालूम कर दो? HNO3 का मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है। HNO3 जरा गौर करें, HNO3 का जो फॉर्मूला होता है वो HNO3 ये वाला है। अब आपने करना क्या? जितने भी एटम्स हैं इसमें सब के एटॉमिक मैसेज को जमा कर देना है। जितने भी एटम्स हैं, असल में अगर यहाँ काउंट करो ना टोटल एटम, एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, टोटल 5 एटम है। सही है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ हाइड्रोजन एटम की। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? सबसे पहले देखिए कितने एटम है। एक एटम है, एक मल्टीप्लाई बाय 1 सम। एक एलिमेंट से जब दूसरे एलिमेंट पे जाएंगे दरम्यान में क्या लगाना है? 1। फिर जितने नाइट्रोजन एटम है 1 लिख लिया। एक नाइट्रोजन एटम का कितना एटॉमिक मास होता है? 14। और इसके बाद हमारे पास ये नाइट्रोजन का आ गया। अब ऑक्सीजन की बात करने लगे।
ऑक्सीजन देखें टोटल कितने हैं हमारे पास, 3। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। चलिए जी, अब इसको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। 1 + 14 + 48 और ये हमारे पास ओवरऑल बन जाएगा 8 × 4 = 12 63 बन जाएगा 63। और लास्ट में यूनिट क्या आएगा, AMU। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट में यूनिट AMU आना चाहिए। कौन सा यूनिट आना चाहिए, AMU। ले ये था ये हमारे पास मोलिकुलर मास। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड टर्म आ रही है वो है फॉर्मूला मास। और ये याद रखिए, जो मोलिकुलर मास होता है ये किसके लिए होता है, ये मॉलिक्यूल के लिए होता है। किसके लिए, मॉलिक्यूल के लिए होता है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज जो आ रही है यहाँ पे वो है फॉर्मूला मास। कौन सी चीज है, फॉर्मूला मास। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फॉर्मूला मास आयनिक कंपाउंड का होता है और किसी चीज का नहीं होगा। ये किसका होगा, ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड, ओनली फॉर आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड। अब इसकी डेफिनेशन भी तकरीबन इसी तरह की है। कहता है जितने भी एटम्स मौजूद हों आयनिक कंपाउंड में उनके एटॉमिक मासेस को जमा कर दो। जमा करने के बाद हमारे पास जो चीज़ आएगी वो हमारे पास फॉर्मूला मास होता है। सही, ये भी क्या है, सेम डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है, सम ऑफ all the atomic masses, all the atomic masses in a ionic compound, ionic compound। किसी भी आयनिक कंपाउंड में जितने भी एटम्स मौजूद हैं इनके तमाम एटम्स के एटॉमिक मैसेज का सम कर दो। कौन सी चीज़ आएगी, फॉर्मूला मास आ जाएगा। सही, ये बात आपने अच्छी तरीके से बिठा लेनी है। अब इसके बाद हमने एक एग्जांपल लेंगे। चलो मैं सिंपल एक एग्जांपल ले लेता हूँ जो अमूमन हम आयनिक कंपाउंड के अंदर डिस्कस भी कर रहे होते हैं। NaCl। मैं NaCl का मालूम करना चाहता हूँ कितना इसका फॉर्मूला मास होगा। कितने आइटम है पहले ये गौर करो, एक सोडियम एक क्लोरीन है, बात ही खत्म है। सेम वही काम है जी, एक सोडियम है वो यहाँ पे 1 लिखूंगा। एक सोडियम कितना एटॉमिक मास होता है, 23। सेम इस तरह प्लस एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जाना है तो आपने क्या कर देना है, दरम्यान में जमा कर देना है। सही, यहाँ पे क्लोरीन कितने, 1। एक क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। चले जी, दोनों को ऐड कर, 23 जमा 35.5 ये आ जाएगा 58.5। अब इसी तरह की एक एग्जांपल दी गई है आपकी बुक के अंदर, वो एग्जांपल नंबर 1.3 होगी। क्या है, एग्जांपल नंबर 1.3। अच्छा, एग्जांपल नंबर 1.3 में आई थिंक KNO3 है, K2SO4। K2SO4 का हमने एटॉमिक फॉर्मूला मास मालूम करना है। किसका, K2SO4 का, जरा गौर कीजिएगा, K2SO4 सेम काम वही है, थोड़ा सा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो गया है। काम क्या करना है आपने, सबसे पहले यहाँ पोटाशियम नोट करो कितने हैं, 2 पोटाशियम, यहाँ पे 2 लिखो। एक पोटाशियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 39। सही है, यहाँ पे 39 आएगा। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जाना है, दरमियान में प्लस की अलामत। सल्फर कितने हैं, एक सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32। और इसके बाद नेक्स्ट ऑक्सीजन कितने हैं, 4। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। इनको जरा कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 9 2 = 18, 3 2 = 6 और 1 7, 32 जमा 64, 8 2 10 और 4 174 AMU। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा इसका आंसर, ये था जो हमारे पास 2 टर्म कि मॉलिक्यूलर मास क्या है और फॉर्मूला मास क्या है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज़ मौजूद है, वो है आयंस क्या है। कौन सी चीज़, आयंस। चलो देखते हैं आयंस के बारे में। हेडिंग दे ले जी, आयंस। आयन सबसे पहली बात याद रखिएगा, हमने ना मुख्तलिफ एग्जाम्पल लिखते होते हैं। मसलन मैं इस तरह की एग्जाम्पल लिख देता हूँ, Na+1 Cl-1 Mg+2 पोटाशियम +1 ऑक्सीजन -2। अब आपने ना आयन की पहचान करने का सिंपल तरीकाकार ये है कि आप जो भी एलिमेंट लिखा होगा ना उसके ऊपर देखना चार्ज होगा तो वो आयन है, अगर चार्ज नहीं है
तो वो एटम होगा। मतलब मैं यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर मैं यहाँ पे 4 को सिर्फ रेज कर दूँ तो ये एटम होगा। ये क्या होगा? एटम होगा। आयन क्या होता है? आयन ऐसी चीज़ या ऐसी स्पीशी जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज मौजूद हो। आयन कौन सी चीज़ होती है? ऐसी चीज़ जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज मौजूद हो, आयन कहलाती है। द स्पीशी हैविंग पॉजिटिव और अ नेगेटिव चार्ज। देखें चार्ज दो तरह के हो सकते हैं, तीसरी तरह कोई चार्ज नहीं है। यहाँ तो चार्ज होगा पॉजिटिव या होगा नेगेटिव। सही है। इसी लिहाज से इसकी दो टाइप्स हैं, एक कैटायन कहते हैं, एक एनायन कहते हैं। वो बाद में देखते हैं। सबसे पहले आयन क्या होता है? स्पीशी हैविंग चार्ज ऑन इट। ऐसी चीज स्पीशी हैविंग चार्ज ऑन इट, जो अपने ऊपर कोई ना कोई चार्ज रखे। चार्ज ऑन इट। चार्ज दो तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ऊपर एग्जांपल मैंने लिख दी है, सोडियम +1 Cl -1 Mg+2 K+1 ऑक्सीजन -2। ये सारे के सारे आयंस के एग्जांपल है। अब इसी तरह जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है जी, चार्ज कितनी तरह के हो सकते हैं? दो तरह के हो सकते हैं। या तो चार्ज पॉजिटिव होगा या चार्ज नेगेटिव होगा। बस ये बात आपने याद रखनी है। पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज, या फिर नेगेटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज। अब अगर किसी चीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है या आयन की ऐसी किस्म जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, उसको हम कैटायन कहते हैं। क्या नाम दे रहे होते हैं? कैटायन। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम क्या नाम देंगे? कैटायन। और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम नाम दे रहे होते हैं एनायन। अच्छा, कैटायन और एनायन बनते किस तरह, ये चीज चेक कीजिएगा। पॉजिटिव चार्ज किसी भी एटम के ऊपर कब आता है और नेगेटिव चार्ज किसी भी एटम के ऊपर कब आ रहा था, ये चीज हमने देखनी है। चले, अब मैं कहता हूं ये मेरे पास एक एटम है। दुनिया के अंदर हर एक चीज स्टेबल होना चाहती है। ये मेरे पास सोडियम का एटम है। इसके वैलेंस शेल में ना एक इलेक्ट्रॉन होता है। वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। दो तरीके का है। अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए क्या करेगा? या तो इलेक्ट्रॉन का लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। 7 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर सकता है, या फिर लास्ट वाला एक इलेक्ट्रॉन लूज करके इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल को कंप्लीट कर सकता है। वैलेंस शेल को कंप्लीट किया जा सकता है। अब ये क्या कर दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। लूज करने के बाद हमारे पास जो चीज़ बनती है वो कुछ ये वाली हो जाती है। लूज करने के बाद हमारे पास कुछ ये वाली चीज़ बन जाती है। जरा गौर करें। अब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। प्लस चार्ज क्यों आया? क्योंकि एक एटम के अंदर, याद रखिएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। इस एटम के अंदर +11 प्रोटॉन थे। प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 ही इलेक्ट्रॉन है। दोनों को प्लस करो, कितना चार्ज आ रहा है? 0। +11 -11 कैंसिल, चार्ज इसके ऊपर 0। लेकिन यहाँ पे आप गौर करेंगे ना तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन तो 11 प्लस चार्ज मौजूद है, लेकिन क्या हुआ जी, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कितने बाकी रह गए हैं? 10। अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे +1 चार्ज है, वही +1 चार्ज हमने ऊपर दिया हुआ है। ये असल में रीजन होती है चार्ज किसी भी एटम के ऊपर क्यों आ रहा होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की निस्बत बढ़ जाते हैं। पता चल गया? यानी कोई भी कैटायन बनता किस तरह है? बाय द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन का लूज कर देगा, निकाल देगा, उससे हमारे पास कौन सी चीज बन रही होती है? कैटायन। ये बात आपने अच्छे तरीके से ज़हन में बिठा लेनी है। कैटायन बनता किस तरह है? जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन का लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा। अब इसके बाद हमारे पास एनायन की बात कर रहे थे। एनायन किस तरह बनता है? एनायन बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। मसलन मैं कहता हूँ ये मेरे पास फ्लोरीन एटम है। फ्लोरीन एटम के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने के लिए दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, डुप्लेट मुकम्मल कर ले, या फिर एक इलेक्ट्रॉन ले, ऑक्टेट मुकम्मल कर ले। ये क्या करता है जी, एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर लेता है, और हमारे पास जो चीज बनती है कुछ ये वाली होती है। अब इसने वही काम, आप प्रोटॉन की तादाद को अगर काउंट करेंगे ना तो आपको इसका पता चल जाएगा। मसलन यहां पे प्रोटॉन कितने थे? देखें +9। इलेक्ट्रॉन कितने थे? -9। ओवरऑल चार्ज
0। लेकिन यहाँ पे जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन हासिल किया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज बढ़ गया है, बढ़ने की वजह से प्रोटॉन तो +9 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, -10 हो गए। अब यहाँ पे चार्ज आएगा -1, इसलिए ये जो चार्ज इसके ऊपर -1 लिख दिया जाता है, यानी कि एनायन हमारे पास बन रहा होता है बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हासिल करने से। किस तरह बन रहा होता है, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के हासिल करने से कौन सी चीज बन रही होती है, एनायन। सही है, ये बातें होगी। अब इसके बाद यही आपने डिफरेंस लिखना है। सबसे पहले डेफिनेशन करने के बाद आपने करना जी, ऐसी चीज़ जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो कैटाइन है, ऐसी चीज़ जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो एनाइन है। कैटाइन बनता किस तरह है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। एनाइन बनता किस तरह है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है एग्जाम्पल, कोई 2-3 एग्जाम्पल बता दें कैटाइन की और एनाइन की। अगर एग्जाम्पल ऊपर देखें जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वैसे कहता है Na+1 Mg+1, सही। इसके अलावा कैल्शियम इसके 2+2, इसके ऊपर हमारा पोटाशियम +1, ये हमारे पास सारे के सारे कैटाइन के एग्जाम्पल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एनाइन की। एनाइन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे चंद एक एग्जाम्पल्स हैं। क्लोरीन -1, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1, ब्रोमीन -1, ETC। ये सारे की सारी चीज़ें हमारे पास किस चीज़ की एग्जाम्पल हैं, एनाइन की। किसकी एग्जाम्पल है, एनाइन की। ले ये हमारे पास था आयन। आयन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, आयन होता क्या है, इसके एग्जाम्पल्स आने चाहिए। आयन की कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, एक कैटाइन है, एक एनाइन है। कैटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कैटाइन बनता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, एनाइन बनता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की वजह से बन रहा होता है। इसके बाद चंद एक एग्जाम्पल आपने देनी है कैटाइन की। एनाइन की पहचान करने का तरीकाकार आयन का ये है कि अब उसके ऊपर देखें चार्ज है, अगर चार्ज है तो वो कैटाइन या एनाइन होगा, अगर उसके ऊपर चार्ज नहीं है ना तो वो कैटाइन होगा ना वो एनाइन होगा। लास्ट में एक चीज़ आ जाती है जी, एटम और आयन में क्या फ़र्क है, एटम और आयन में क्या फ़र्क है। चलो ये देख लेते हैं, डिफरेंस करेंगे एटम और आयन में। यहाँ पे आ जाएगी एटम, यहाँ पे आयन। सबसे पहली बात, एटम होता है जी किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट। सही है, क्या है जी, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। कहते हैं जो भी एलिमेंट बना होता है वो एटम्स के मिलने से बनता है। मतलब मैं आयरन की एग्जांपल देता हूँ, आयरन के अंदर इस तरह छोटी छोटी चीज़ें मिली होती हैं और पूरे का पूरा लोहा बना देते हैं। आयरन कहते हैं लोहे को, इसको Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह एटम्स आपस में मिले होते हैं और मिलने के बाद यहाँ पे पूरे का पूरा एलिमेंट, इस पूरे को कहेंगे ये एलिमेंट है। अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल की बात करता हूँ इस चीज़ की, ये हमारे पास क्या है, एटम है। यानी एटम्स के मिलने से कौन सी चीज़ बनती है, एलिमेंट। ये पहली बात। अगर मैं आयनिक कंपाउंड की बात करूँ, सही है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आयनिक कंपाउंड को आयन कहता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के स्मॉलेस्ट पार्ट को, आयनिक कंपाउंड के स्मॉलेस्ट पार्ट को हम नाम दे रहे होते हैं आयन का। मसलन मैं एग्जांपल लेता हूं जी NaCl की। NaCl में ये वाला केस हो रहा होता है, ये हमारे पास NaCl की छोटी सी हमारे एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि ये जो छोटा एटम होता है इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, इसके ऊपर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह। यहाँ पे गौर कर ले, हमारे पास दोनों के दोनों आयन्स मौजूद है। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं, एनाइन, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है इसको हम कैटाइन का नाम दे रहे होते हैं। और इन दोनों को कलेक्टिवली क्या नाम देंगे, आयन्स का। क्या नाम दे रहे होते हैं, आयन्स का नाम दे रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद कहते हैं जी एटम जो होता है ना, ये एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये अपने आप का वजूद बरकरार रख सकता है। मसलन हाइड्रोजन एटम है, हीलियम, नियोन, आर्गोन, ये चंद एक एटम्स हैं जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर बिल्कुल आज़ादाना तौर पे पाए जाते हैं, आज़ादाना तौर पे पाए जाते हैं। इसको हम कहते हैं एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। यही बात मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये क्या कर सकते हैं, एटम्स जो होते हैं एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली।
ये क्या, डोंट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, डोंट, या फिर इस तरह कह सकते हैं जो आयन्स होते हैं एग्जिस्ट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशंस के अंदर। सही, कहाँ पे सॉल्यूशंस के अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन। मतलब क्या है सॉल्यूशन के अंदर एग्जिस्ट करने का, कहता है आप NaCl को लो, सोडियम क्लोराइड को पानी के अंदर हल कर दो। पानी के अंदर हल करेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज़ें बन जाती है। सोडियम क्लोराइड को जैसे ही पानी के अंदर हल करेंगे हमारे पास Na+ बन जाएगा और साथ में क्लोरीन नेगेटिव आयन बन जाएगा। ये वाली चीज़ें बन रही होती है। जैसे ही आप सोडियम क्लोराइड को पानी के अंदर हल करते हैं, कैटायन भी बन जाता है और एनायन बन जाता है। लास्ट वाली चीज़ की एग्जाम्पल्स आ जाएंगी कि कुछ एक एटम की एग्जाम्पल और कुछ एलिमेंट की एग्जांपल। चलो जी, मैं एटम की एग्जांपल चंद एक देने लगा हूँ। यहाँ गौर कीजिएगा, हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, नाइट्रोजन एटम है, इसके बाद सोडियम एटम है, मैग्नीशियम, या जिस चीज़ का आपको सैम्पल आता है वो सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, एटम है। इसके बाद अगर आयन की बात करूँगा तो इनके ऊपर चार्ज लगाते जाएँ। हाइड्रोजन के ऊपर +1 लगाएं, ये हमारे पास आयन की। ऑक्सीजन के ऊपर -2 लगा दें। नाइट्रोजन बेशक ऊपर वाली एग्जाम्पल उठा लें, -3, सोडियम के ऊपर +1 और मैग्नीशियम के ऊपर +2 आ जाएगा। ले जी, हमारे पास एग्जाम्पल हो गई। एक और अगर डिफरेंस लिखना चाहते हैं वो ये है कि एटम की मज़ीद टाइप्स नहीं है, एटम्स की मज़ीद कोई भी टाइप नहीं है, लेकिन आयन की 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी, कैटायन और एनायन। ये भी डिफरेंस आप लिख सकते हैं। कम से कम 2 होने चाहिए, डेफिनेशन और एग्जाम्पल। ये 2 तो लाजमी होते हैं ना, अगर कोई बच्चा सारे नहीं कर सकता, कम से कम एटम की डेफिनेशन क्या है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम। और आयन क्या होता है, हैविंग चार्ज ऑन इट, ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर चार्ज हो उसको आयन कहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ हमने पीछे वैसे डिस्कस की हुई है, वह है रेडिकल। वो आयन के टॉपिक से थोड़ा सा रेलेवेंट है कि रेडिकल क्या होता है। क्या होता है रेडिकल? रेडिकल भी असल में आयन ही है। रेडिकल क्या है? अब मैं रेडिकल की बात करता हूँ, ये असल में आयन ही है, लेकिन आयन की एक स्पेसिफिक टाइप है। आयन की स्पेसिफिक टाइप है। मसलन इसमें ग्रुप्स ऑफ एटम होगा और उसके ऊपर चार्ज होगा। रेडिकल क्या होता है? ग्रुप्स ऑफ एटम हैविंग चार्ज ऑन इट। क्या होगा? ग्रुप्स ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज ऑन इट, चार्ज ऑन इट। ये एटम्स का ग्रुप्स होता है जिसके ऊपर चार्ज मौजूद होता है। कौन सी चीज मौजूद होती है? चार्ज। में मैं एग्जांपल दे देता हूं 2। फॉस्फेट आयन PO4 -3, ये वाली एक एग्जांपल होगी। एक SO4 -2, एक ये वाली एग्जांपल होगी। हमारे पास रेडिकल्स होते हैं। ये आयन्स और रेडिकल्स में फ़र्क थोड़ा सा वाज़ेह रखिएगा। आयन कौन सी चीज़ होती है और रेडिकल कौन सी चीज़ होती है। यही हमारे पास आज के लेक्चर में, ये सुबह को याद कराइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।